आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। पिछले वीडियो में हमने सेल का इंट्रोडक्शन देख लिया था, तो आज के वीडियो में पढ़ेंगे और हमने सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल भी पढ़ लिया था पीछे। तो आज हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में और ड्रॉ करेंगे हम प्लांट सेल एंड एनिमल सेल का फिगर कि कैसे उसका फिगर को हम ड्रॉ करते हैं। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले हमें पढ़ना है साइटोप्लाज्म के बारे में कि साइटोप्लाज्म क्या होते हैं। तो हमने पीछे ही बताया था कि हम उसे अच्छे सेल को अच्छे से पढ़ने के लिए उसे 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जिसका कि फर्स्ट पार्ट का नाम था सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद हमने बोला था कि सेकेंड पार्ट का नाम है साइटोप्लाज्म। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में कि साइटोप्लाज्म क्या होते हैं। तो किसी भी सेल के अंदर, जैसे मान लिया जाए कि ये कोई सेल है, तो सेल के अंदर न्यूक्लियस, सेंटर में न्यूक्लियस होता है और साइड में सेल मेम्ब्रेन। तो किसी भी सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में लिक्विड पदार्थ पाए जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में क्या पाए जाते हैं? तो लिक्विड पदार्थ। इसी लिक्विड पदार्थ को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये लिक्विड पदार्थ क्या कहलाएगा? तो साइटोप्लाज्म। किसी भी सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन के, किसी भी सेल में सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बीच में जो लिक्विड सब्सटेंस पाए जाते हैं उन्हें ही हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो किसी भी सेल का 70% जो रचना होता है वो सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म होता है। यानी कि पूरे सेल में 70% क्या है? तो सिर्फ साइटोप्लाज्म का हिस्सा है। जो भी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गन्स होते हैं इसी साइटोप्लाज्म के अंदर वो धसे होते हैं। तो साइटोप्लाज्म कैसा होता है? तो साइटोप्लाज्म जो होगा ये गाढ़ा होता है, इसके साथ साथ चिपचिपा होता है। साइटोप्लाज्म कैसा होगा? गाढ़ा और चिपचिपा। हम समझ सकते हैं कि साइटोप्लाज्म जो होता है गम के जैसा होता है, जिसका यूज हम पेपर या कॉपी साटने में करते हैं। तो साइटोप्लाज्म कैसा होगा? गाढ़ा, चिपचिपा और कुछ हल्के रंग में होते हैं, यानी कि लाइट कलर में ये होते हैं। ये ज्यादा डार्क कलर में नहीं पाए जाते हैं। तो इसके बाद साइटोप्लाज्म जो होता है इसमें प्रोटीन पाया जाता है। साइटोप्लाज्म में क्या पाया जाता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। इसके साथ साथ कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक एंड अनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक एंड अनऑर्गेनिक सब्सटेंस ये भी इसमें पाए जाते हैं। ताकि अब अगर हम बात करें तो साइटोप्लाज्म किसी भी सेल का 70% जो फॉर्मेशन होता है, यानी 70% पार्ट सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। उसके बाद साइटोप्लाज्म कहते किसको हैं? तो किसी भी सेल में सेल मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस को छोड़कर बाकी जगह में जो लिक्विड सब्सटेंस होता है उसे ही हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो आगे हम बात करेंगे कि साइटोप्लाज्म में कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल का फिगर ड्रॉ करने का। तो अब हम कोशिश करते हैं कि उन दोनों का फिगर कैसे ड्रॉ करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और एग्जाम में इनके फिगर भी पूछे जाते हैं कि आप प्लांट सेल का या फिर एनिमल सेल का एक फिगर बनाइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9th के लिए। तो अब हम बनाते हैं पहले एनिमल सेल का फिगर, उसके बाद हम बनाएंगे प्लांट सेल का फिगर। तो एनिमल सेल का फिगर ड्रॉ करने के लिए कुछ इस शेप में हम पहले बना लेंगे आकृति, उसके बाद उसके अंदर के ऑर्गन्स को हम बनाएंगे।
तो अभी हमने ये चारों तरफ से बाउंड्री दे दिया है। तो आपको पता होगा कि प्लांट सेल में जो सबसे बाहर जो लेयर होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सॉरी, प्लांट सेल हमने बोल दिया। एनिमल सेल में जो सबसे बाहर जो आउटर मोस्ट लेयर होता है उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। वहीं अगर प्लांट सेल में रहता तो उसे हम कहते हैं सेल वॉल। प्लांट सेल में सेल वॉल, एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन। तो ये हमने बना दिया सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन को, जिससे कि हमें एक फिक्स शेप पता चले कि हमें अब इसके अंदर ही ऑर्गन्स को बनाने हैं। अब हम बीच में बना देते हैं न्यूक्लियस को। सबसे पहले बीच में बना देंगे न्यूक्लियस को, ताकि और भी फिगर में हमें और कुछ समझ में आए कि बाकी ऑर्गन्स को कहाँ पे हमें बनाना है। तो बीच में हमने ये बना दिया न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर कुछ लिक्विड सब्सटेंस पाए जाते हैं, तो हमने न्यूक्लियस के अंदर भी लिक्विड सब्सटेंस बना दिया, और न्यूक्लियस के अंदर भी बीच में एक सॉलिड सब्सटेंस पाया जाता है। तो इसके बाद हम बनाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। साइड में हम बना रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। साइड में हमने ये बना दिया माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद हम बनाएंगे गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी ये हमने बना दिया ऊपर गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी अभी तक हमने 3 चीज बना दिए हैं। पहला तो सेल मेम्ब्रेन दे दिया ताकि हमें पता चले कि एनिमल सेल दिखेगा कैसा। उसके बाद हमने अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बनाया, इसका नाम है न्यूक्लियस। इसका नाम क्या है, तो न्यूक्लियस। इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया। आगे हम सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इसका नाम गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को हिंदी में गोल्जी काय भी कहते हैं। इसके बाद हम बनाएंगे बीच में जो हमने बनाया है ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस का सबसे बाहर जो लेयर होता है आउटर लेयर, उसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके बाद हम बनाएंगे नीचे हम बना देते हैं एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नीचे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये बन गया मेरा ER। शॉर्टकट में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ER लिखते हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऊपर भी एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप के होते हैं, एक तो स्मूथ और एक रफ। तो ये हमने बना दिया फिर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये है मेरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसको लिखते हैं SER। क्योंकि ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसको लिखते हैं RER, क्योंकि ये मेरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके बाद हम बना देते हैं नीचे की तरफ, अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये राइबोसोम है। ये क्या है, तो ये राइबोसोम है। पूरे सेल के अंदर बीच में लिक्विड सब्सटेंस पाए जाते हैं, ये हमने पहले ही बता दिया है। तो अब हम पूरे सेल के अंदर लिक्विड सब्सटेंस दे देते हैं, ताकि ये पता चले कि पूरे सेल के अंदर लिक्विड सब्सटेंस पाए जाते हैं। सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, वो सारे ऑर्गन्स के बारे में हमें डिटेल से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि 9th में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सेल के बारे में पढ़ना। अब हम बना देते हैं यहाँ पे लाइसोसोम। ये बन गया मेरा लाइसोसोम, और एक बना देते हैं सेंट्रोसोम। ये है मेरा लाइसोसोम भी बन गया, और सेंट्रोसोम। लाइसोसोम, इसका नाम सेंट्रोसोम। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है 9th के लिए। ये फिगर पूरे फिगर के नीचे लिख देते हैं एनिमल सेल, कि एनिमल सेल का ये डायग्राम है। अब हम उस तरफ बनाएंगे प्लांट सेल, कि प्लांट सेल का डायग्राम कैसा होता है। तो इसको आप अच्छे से बनाने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बनाते हैं प्लांट सेल। तो प्लांट सेल का फिगर कुछ इस तरीके से हमें ड्रॉ करना है। सबसे पहले उसका भी बॉर्डर बनाते हैं।
कि बाहर से वो फिगर कैसा दिखेगा, ताकि हमें अंदर का चीज बनाने में आसानी मिले। ये बन गया मेरा बॉर्डर कि बाहर से वो उसका शेप कुछ इस शेप में होगा। तो अब हम बनाएंगे उसके अंदर के पार्ट को कि कैसा उसका शेप होता है। तो इसके बाद एक लाइन यहां से खींचना है, बीचों बीच एक लाइन ऐसे खींचना है, यहाँ पे भी बीचों बीच, फिर एक यहाँ से, फिर एक ऐसे और एक यहाँ से। तो अब हमने एक और लाइन खींच दिया। तो आपको पता होगा कि प्लांट सेल में सबसे आउटर में जो लेयर होता है उसे हम कहते हैं सेल वॉल, यानी कि ये कौन सा लेयर है, तो सेल वॉल है। इसे हम क्या कहेंगे, सेल वॉल। इसके बाद प्लांट में एक वैक्यूलस होता है, वो बहुत बड़ा होता है। वैक्यूलस तो एनिमल में भी होते हैं, लेकिन प्लांट में बहुत बड़ा होता है वैक्यूलस। तो ये बना दिए उसका हमने वैक्यूलस, क्योंकि प्लांट में सबसे बड़ा ऑर्गन हम मान सकते हैं कि वैक्यूलस ही होता है। अब इसके अंदर एक और लेयर बना देते हैं। प्लांट सेल में सबसे आउटर लेयर को सेल वॉल कहते हैं। तो अभी हमने ये जो ब्लू से लेयर बनाया, इस लेयर को हम क्या कहेंगे, तो आपको पता होगा कि इसका नाम हमने बताया था कि प्लांट सेल में भी सेल मेम्ब्रेन होते हैं। तो इसका नाम हो गया सेल मेम्ब्रेन। इसमें प्लांट सेल में सबसे लार्ज जो होता है वो है वैक्यूलस। अब हम इसमें बना देते हैं बीच में न्यूक्लियस। तो ये बीच में बन गया न्यूक्लियस। प्लांट सेल का ये है न्यूक्लियस, तो इसका भी नाम लिख देते हैं ऊपर न्यूक्लियस। जितने भी ऑर्गन्स के यहाँ नाम लिखे गए हैं वो सारे ऑर्गन्स के बारे में हमें डिटेल से पढ़ने हैं। तो यहाँ पे अब साइड में बनाते हैं क्लोरोप्लास्ट। इसका नाम हो गया क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाए जाते हैं, इसीलिए हमने एनिमल सेल के तरफ क्लोरोप्लास्ट को नहीं लिखा था। प्लांट सेल में भी बीच में लिक्विड सब्सटेंस पाया जाएगा, जिन्हें कि हम साइटोप्लाज्म कहेंगे। तो यहाँ हम नाम लिख देते हैं कि बीच में जो लिक्विड होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, क्योंकि हमने इधर नाम नहीं लिखा था। यहाँ पे भी बीच में जो लिक्विड होते हैं उन्हें हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। सभी सेल में बीच में लिक्विड सब्सटेंस पाए जाते हैं, तो बीच में लिख देते हैं साइटोप्लाज्म। अब हम बनाते हैं इसमें लाइसोसोम। इसमें भी हमने ये बना दिया यहाँ पे लाइसोसोम। इसके बाद हम इसमें अभी तक हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं बनाया है, तो यहाँ हमने बना दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको कि शॉर्ट में हम लिख देते हैं ER। तो हमने अभी बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं। तो फिगर के नीचे लिख देते हैं कि ये है प्लांट सेल। तो हमने बताया था कि एनिमल सेल में सबसे आउटर लेयर को हम कहेंगे सेल मेम्ब्रेन, वहीं हम प्लांट सेल में आउटर लेयर को कहते हैं सेल वॉल। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ हमें बहुत सारे ऑर्गन्स दिख रहे हैं, तो आगे हमें ये सारे ऑर्गन्स के बारे में डिटेल से पढ़ने हैं। यहाँ प्लांट सेल में भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, तो सारे ऑर्गन्स को डिटेल से पढ़ना है, ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए कि एनिमल सेल में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, प्लांट सेल में कौन से ऑर्गन्स हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गन्स के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम इसी तरीके से जितने भी सेल ऑर्गन्स हैं सबके बारे में एक एक करके पढ़ लेंगे, ताकि हमें ये पूरे चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। तो पढ़ते हैं अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हिंदी में भी माइटोकॉन्ड्रिया ही कहते हैं। तो इसका हिंदी लिखने का मुझे
कोई आवश्यकता नहीं है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, तो जैसे कि कोई भी सेल है, तो अब सेल को भोजन भी चाहिए, तो सेल को भोजन जो चाहिए, तो अब वो भोजन कहीं ना कहीं तो बनता होगा। जैसे हम लोग को भोजन चाहिए, तो भोजन चाहिए तो भोजन कहीं तो बनता है घर में। तो जहाँ घर में भोजन बनता है उसको हम किचन कहते हैं या रसोई घर कहते हैं। तो उसी तरीके से सेल के अंदर भोजन कहाँ बनता है, तो सेल के अंदर भोजन बनेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। सेल के अंदर भोजन कहाँ बनेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए इसको हम सेल का रसोई घर कहते हैं, यानी किचन ऑफ सेल कहते हैं, या फिर पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, तो पावर हाउस ऑफ सेल या फिर किचन ऑफ सेल, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। हिंदी में इसे बोला जाता है कोशिका का पावर हाउस या फिर कोशिका का शक्ति गृह। तो माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे सेल का भोजन बनता है। अब सेल जो अपना भोजन बनाते हैं, वो हमें पता है कि सेल अपना भोजन एटीपी के रूप में बनाते हैं, जिसका की फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि एटीपी के रूप में सेल अपना भोजन बनाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होता कैसा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया एक धागा के जैसा रचना है, यानी कि फाइबर के जैसा एक रचना है। तो जैसे कि हम एक बार ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, बाकी आपको हम इमेज प्रोवाइड करा देंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये अलग से ऑर्गन्स होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में इनर वॉल जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में आपको दिख रहा होगा इनर वॉल। तो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर वॉल को क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का इनर वॉल को क्या कहते हैं, तो क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में एक साइकिल हमेशा चलते रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एक चक्र चलते रहता है। इस चक्र को हम कहते हैं क्रिब्स चक्र, यानी क्रिब्स साइकिल। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा साइकिल चलते रहेगा, तो क्रिब्स साइकिल। माइटोकॉन्ड्रिया का इनर वॉल को क्या कहेंगे, तो क्रिस्टी कहेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा रेस्पिरेशन होता है, तो ऑक्सी रेस्पिरेशन होता है। अब रेस्पिरेशन किसको कहते हैं, तो सांस लेने को ही हम रेस्पिरेशन कहते हैं। बाकी रेस्पिरेशन के बारे में डिटेल से हमें 10 में पढ़ना है। तो ऑक्सी रेस्पिरेशन और अनऑक्सी रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन दो टाइप के होते हैं, एक तो ऑक्सी एक अनऑक्सी। तो ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन कंपलसरी हो तो उसे ऑक्सी रेस्पिरेशन कहते हैं। ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन कंपलसरी नहीं हो तो उसे हम अनऑक्सी रेस्पिरेशन कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा रेस्पिरेशन होता है, तो ऑक्सी रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया का इनर वॉल को क्या कहते हैं, तो क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा साइकिल चलेगा, क्रिब्स साइकिल। सेल के अंदर फूड फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल या फिर किचन ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया, उम्मीद करते हैं कि आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में समझ में आ गया होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं। तो इसके आगे हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। थोड़ा सा हम बात करते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं। उसके आगे के ऑर्गन्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अब बात कर लेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम शॉर्टकट में ER लिखते हैं। इसका हिंदी होता है अंतःप्रद्रवयी जालिका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका हिंदी क्या होता है, तो अंतःप्रद्रवयी जालिका। शॉर्टकट में इसे लिख सकते हैं ER। अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि हम लोगों के शरीर को एक आंतरिक संरचना प्रदान करता है कंकाल तंत्र। तो हम लोग के शरीर को कौन आंतरिक संरचना प्रदान करता है, तो स्केलेटन सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र। तो उसी तरीके से सेल को इनर सपोर्ट कौन देता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेल को इनर सपोर्ट अगर पूछा जाए कि कौन प्रदान करता है यानी कि कौन देता है, तो उसका आंसर होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम लोग को जो इनर सपोर्ट देता है उसे हम स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। तो उसी तरीके से सेल को इनर सपोर्ट देता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसे हम कहते हैं
स्केलेटन सिस्टम ऑफ सेल। इसे क्या कहते हैं? तो स्केलेटन सिस्टम ऑफ सेल। तो अभी तक हमने इसके बारे में दो इंपॉर्टेंट चीज को जान लिया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्टकट में लिखना है हमें ER। इसका ये जो होता है सेल को इनर सपोर्ट देता है। तो जिस तरीके से हमें इनर सपोर्ट स्केलेटन सिस्टम देता है, तो उसी तरीके से सेल को इनर सपोर्ट देता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसीलिए इसको स्केलेटन सिस्टम ऑफ सेल कह सकते हैं। अब ये दो टाइप के होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कितने टाइप के? दो टाइप के। पहला तो स्मूथ और दूसरा रफ। ये दो टाइप के होते हैं। तो पहले हम बनाते हैं स्मूथ का फिगर। तो ये है मेरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद हम बनाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टू टाइप्स, पहला तो स्मूथ और दूसरा रफ। तो इसके नीचे लिख देते हैं SER, यानी कि ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो इसके ऊपर दाने दाने जैसी रचनाएं पाई जाती हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो पाई जाती हैं। पहला तो फैट पाई जाती हैं, फैट को हिंदी में कहते हैं वसा, और कार्बोहाइड्रेट्स पाई जाती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या क्या पाई जाएंगी? दो चीजें, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स। वहीं अगर पूछा जाए कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या पाई जाती हैं, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम पाई जाती हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या पाई जाती हैं? तो राइबोसोम्स। वहीं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या पाए जाते हैं? तो फैट और कार्बोहाइड्रेट्स। तो आगे के ऑर्गन्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो आप प्लांट सेल और एनिमल सेल का फिगर ड्रॉ करने अच्छे से सीख लीजिएगा, क्योंकि वो एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता था? तो सेल के अंदर खाना कहाँ बनता था? तो माइटोकॉन्ड्रिया में, इसीलिए उसे हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया का इनर वॉल को क्या कहेंगे? तो क्रिस्टी कहेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया का इनर वॉल को क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा साइकिल चलते रहता है? तो क्रिब्स साइकिल। माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन होता है, तो यानी उसका रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन कंपलसरी है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो रेस्पिरेशन होता है उसे हम ऑक्सी रेस्पिरेशन कहते हैं। इसके बाद हमने बात किया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, जिसे कि शॉर्टकट में लिखते हैं हम ER। तो सेल को इनर सपोर्ट देने का काम करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि ER। तो जिस तरीके से हम लोग को इनर सपोर्ट देता है स्केलेटन सिस्टम, तो सेल को इनर सपोर्ट देता है ER, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसीलिए इसको हम स्केलेटन सिस्टम ऑफ सेल कहते हैं। इसके बाद हमने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप्स के होते हैं। पहला तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फैट पाए जाते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो दाने दाने जैसी रचनाएं होती हैं उसे हम राइबोसोम्स कहते हैं। आगे के ऑर्गन्स के बारे में आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज के क्लास का नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम पर सर्च कीजिए रोहित सिंह अकेडमी, वहां आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा।